My topic today is approach to the promulgation of the Commercial Courts Ordinance and the concept of leave to defend. ये लॉ क्यों बनाया गया? मतलब there are civil courts, ordinary courts are working and उनकी मौजूदगी में हमें एक नया कमर्शियल कोर्ट लॉ की किस लिए ज़रूरत पड़ी? वजह ये है कि हम अगर इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है, कमर्शियल एक्टिविटी को जनरेट करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉ की सर्टेनिटी होनी चाहिए और दूसरी चीज़ कि क्या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्पीडीली इन्फोर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या आइदर वो इन्फोर्स होंगे या अगर वो ब्रीच होंगे तो क्या और तो उनके अगेंस्ट डैमेजेस मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। आप सारे जुडिशरी से आए हैं, आपने स्पेसिफिक रिलीफ के केसेस रोज़ हैंडल करते होंगे। अब तक हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ उस केस में आ सकता है जिस केस में डैमेजेस प्रॉपर रेमेडी नहीं है, और प्रिजम्पशन ये थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में कभी भी डैमेजेस प्रॉपर रेमेडी नहीं होंगे। लेकिन जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बना था 1882 का, शायद 1877 का, उस वक्त शायद ये कॉन्सेप्ट था। अब ये दुनिया उससे इतनी आगे आ चुकी है कि अब ये कॉन्सेप्ट्स भी चेंज हो चुके हैं। अब शायद अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, अ सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच उससे ज़्यादा बड़ी डैमेज करती है और इर्रेपरेबल डैमेज करती है जितना एक नॉर्मल इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करती होगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन ABC है, वो एक टेक्सटाइल मिल चला रहा है पाकिस्तान में। वो गारमेंट्स बनाता है, एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान से बाहर। उसकी इनपुट जो है या उसका रॉ मटेरियल जो है या वो है कॉटन यार्न। उसको वो एक एग्रीमेंट में एंटर करता है एक आदमी के साथ कि जी मुझे इतने यार्न सप्लाई कर दो, इस टाइम में सप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने XYZ सप्लाईज मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करनी। वो सप्लाई टाइम पे नहीं आती, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि बाहर भी सप्लाईज टाइम पे नहीं जाती, एक्सपोर्ट्स नहीं होती। ये बज़ाहिर तो स्पेसिफिक रिलीफ का शायद केस कह के डैमेजेस मिल जाएंगे उसको बड़े आराम से, लेकिन ये डैमेजेस उसको क्योर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने खोया क्या है, व्हाट ही लॉस्ट इन द प्रोसेस। ही इज़ नॉट जस्ट लॉस्ट दैट मनी जो उसको मिलना था या उस पे प्रॉफिट, ही लॉस्ट, क्योंकि एक भी दफ़ा आपने अगर ट्रांजैक्शन में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इंटरनेशनल बायर जो होगा वो आपसे दोबारा डील नहीं करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ वाई नाउ सिटिंग इन 21st सेंचुरी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट्स सही तरह इन्फोर्स किए जाएं जो गुड्स और ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं। ये हमारी डिमांड सिर्फ हमारे मुल्क की डिमांड नहीं थी, ये हमारे साथ डील करने वाले सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड थी, और सारे बाहर जो हमारे से ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं हमारे सारे, उनकी भी यही डिमांड्स थी कि आपके मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्सेबिलिटी है।
जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन है, आई थिंक प्राइमा फेसाए तो इसमें शामिल है, ऑल दो व्हाट मतलब ये लॉ बनना है और इसमें कुछ सजेशंस हैं, तो मेरी सजेशन इसमें ये है और थी भी पहले भी कि जी इसके दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो इस लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी या इस लॉ का वर्किंग बहुत आसान बना देगी। वो ये कि एक तो राइटिंग को मैंडेटरी कर दें, दूसरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दें। देयर शुड बी वो लीव टू डिफेंड पे का काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने राइटिंग और आप एक मतलब प्रोविंस एक कमर्शियल रजिस्ट्री बना दे कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री। दुनिया में ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रीज या कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री हैं, हमारे यहाँ अभी तक रजिस्ट्रेशन होती है, आपको पता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ कुछ ख़ास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स की। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यही शामिल कर दिया जाए कि ये वही कॉन्ट्रैक्ट्स इस लॉ के तहत इन्फोर्स होंगे जो वन वो रिटर्न होंगे, सेकेंडली वो रजिस्टर्ड होंगे। सो आप लोगों का काम इस लिहाज से आसान हो जाएगा कि वो जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है अबाउट दी वेदर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था या नहीं हुआ था, वो काफ़ी मसले इस लिहाज से आसान हो जाएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग तो आई डोंट थिंक सो कि अनलाइक आर्बिट्रेशन एक्ट इसमें कोई प्रोविजन है इस किस्म की कि जो राइटिंग को मस्ट करता हो। हाँ, वो इकॉनमी भी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, वो बहुत उसके बस हमें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। इसमें हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे डिस्प्यूट आपके पास सारे उस किस्म के आए कि जिसमें आपको सारा अपनी जुरिस्डिक्शन डिटर्मिनेशन में शायद सीरियस इश्यूज आए। मसलन अभी इंश्योरेंस की बात हो रही थी, क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल कोर्ट सुन सकती है? ये एक सवाल है, एक सीरियस सवाल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इन टर्म्स ऑफ एंट्री 55 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट प्रोविंस जो है सिर्फ वो लॉज बना सकता है, उन कोर्ट्स के बारे में लॉज बना सकता है जिनके बारे में वो अदरवाइज भी लेजिस्लेट कर सकता हो। और क्योंकि इंश्योरेंस फेडरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके लिए लॉ कोर्ट भी और ट्राइब्यूनल भी फेडरल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं वो बनाएगी। देखें वो आर्टिकल देखें, आपको ये करते हुए जब आप ओवरराइडिंग क्लॉज कहते हैं ना, तो ओवरराइडिंग क्लॉज आप प्रोविंशियल लॉ कैन ओनली ओवरराइड अ प्रोविंशियल लॉ, इट कैन नॉट ओवरराइड अ फेडरल लॉ, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 143 अगर दोनों लेजिस्लेचर्स को भी ये पावर हासिल हो कि वो लॉ बना सकती हैं, क्योंकि तो फिर भी फेडरल लॉ विल प्रिवेल। एंड एंट्री 55 के तहत of federal legislative list, powers and jurisdictions of the courts in respect of subjects listed in that list, जिसमें बैंकिंग भी है, जिसमें इंश्योरेंस भी है, जिसमें और भी 4-5 जो कमर्शियल सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें आते हैं, तो वो फेडरल लेजिस्लेचर को बनाएगी। सो इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 143 अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फेडरल लॉ विल प्रिवेल, चाहे वो पहले का हो चाहे वो बाद का हो। हाँ, वो में ये भी बहुत आसानी है कि अगर वो फेडरल लिस्ट का तो वो तो आपकी जुरिस्डिक्शन से ही बाहर होगा, चाहे उसके लिए कोर्ट बनी है चाहे उसके लिए कोर्ट नहीं बनी, बिकॉज वो आपको जुरिस्डिक्शन ही नहीं दी गई उसके बारे में। ये बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग पार्टली, मतलब हम जब कमेटी थी एक उसमें जो राय दे रहे थे उनमें मैं भी था, तो इनिशियल ड्राफ्ट जो इंडिया से बोरो किया गया था उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट बैंकिंग, मैरीटाइम वारा भी थे, वो हमने प्रपोज करके निकलवाए थे कि ये निकाल दें क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट हैं, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये ही नहीं सकती। तो
ये वो तो आपके लिए बहुत है कि अगर उस सब्जेक्ट के हैं तो वह आपका जो प्राइमरीली एज़ फार एज आई कंसर्न एज, और या जैसे मैं इस लॉ को पढ़ता हूँ, सिर्फ वो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जो ऐसी ट्रांजैक्शन, मतलब सिंपल सेल्स ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन है बिटवीन टू कंपनीज, या वो 4 5 6 लिखी हुई हैं नीचे कंडीशन बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस, अगर वो हैं तो वो हैं। सेल ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक हमारे यहाँ यह कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि सर्विसेज की सेल भी कोई होती है, लेकिन अब सेल, मेरा ख्याल है सर्विसेज की सेल शायद क्वांटम वाइज सेल ऑफ गुड्स से भी ज़्यादा बढ़ी है हमारे मुल्क में। अनरजिस्टर्ड कंपनी का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। कंपनी तो इनकॉर्पोरेट होगी तो कंपनी बनेगी। देखिए वो तो इसमें नहीं लिखा, लेकिन उसके लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, फर्म रजिस्टर्ड का वर्ड यूज़ नहीं हुआ बिटवीन, रजिस्टर्ड का वर्ड, लेकिन देखें उसके यस हाँ, वो आगे फर्म की डेफिनेशन में डाल दिया। सो वो नहीं, देखें फर्म ऑफ कंपनी में आपको एक डिफरेंस है। नॉर्मली अनरजिस्टर्ड फर्म्स के भी कुछ राइट्स हैं, although because they are not persons, companies are persons by their own right, unregistered firm persons नहीं है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है अनलेस वो लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म में होंगे। बट ये तो खैर इसमें ये इशू पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो क्लैरिफाई कर ही दिया उन्होंने, फर्म हैज़ बीन डिफाइंड, तो इट शुड। नहीं, ड्राफ्टिंग में भी नहीं शामिल थी, लेकिन ये मेरी प्रपोज होगी कि जब ये एक्ट बनने जाएगा, क्योंकि ये अभी ऑर्डिनेंस है। हाँ, अभी ये ऑर्डिनेंस है, और मेरा ख्याल है ये बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल कंपल्शंस हमें बहुत जल्दी में शायद ड्राफ्ट करना पड़ा है, मतलब प्रोविंस को। ये अभी बहुत सारे इश्यूज उठेंगे इस लॉ के इंटरप्रिटेशन में भी, लेकिन अभी जब ये लॉ बनने जाएगा, जब एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बनने जाएगा, तो उस वक्त भी उसमें मतलब कुछ अरसे आप लोग इस पे काम भी कर चुके होंगे, उसके बाद उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम्स उठेंगी। बिकॉज देखिए लॉ एक स्टेगनेंट चीज़ तो कोई होता नहीं, लॉ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, लॉ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट्स, के साथ साथ अमेंडमेंट्स भी होती जाती हैं। अब जब ये बनने, अभी इसकी लाइफ 3 मंथ्स है इस ऑर्डिनेंस की, जब और ये लेजिस्लेचर के पास जाएगा और लॉ बन भी जाएगा, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होंगी। मसलन एक प्राइमा फेशा एक चीज़ मेरे जहन में आई थी कि यहाँ एपेलेट प्रोविजन में एक चीज़ रखी हुई है कि जहाँ पे 2 के में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, वहाँ चेयरमैन का ओपिनियन विल प्रिवेल। दैट इज़ इन माई व्यू इज आई थिंक कांट से क्लोजिंग टू रिडिकुलस प्रोविजन। नहीं, वो देखें वो बहुत ज़्यादा उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। देखें एविडेंस को आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, वो बहुत आप कम कर सकते हो। बैंकिंग में आपने नेग्लिजिबल कर दिया, लीव ग्रांट नहीं होती, मेयर कभी कभी लीव ग्रांट हो जाती है, बट हाँ 100 में 100 भी बहुत ज़्यादा है, बाज़ार में से शायद एक केस है।
मतलब आई बेसिकली डू मेजॉरिटी ऑफ टाइम बैंकिंग केसेस, इसलिए मुझे पता है कि 1000 में से एक ग्रांट हो जाती है, ग्रांट होती है। लेकिन देखें उसमें एक प्रॉब्लम है, बाज़ दफ़ा एक कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बाज़ कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और वो हो गए, वहाँ पे ये डिटरमिन करना कि किसकी फॉल्ट थी बड़ा मुश्किल काम होता है, और बाज़ा उसके लिए फैक्चुअल चीज़। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने सुना ही होगा, कंट्रीब्यूटरी ब्रीच का, कि मैंने अग्रीमेंट ब्रीच किया, ब्रीच यस मैंने किया, लेकिन कंट्रीब्यूटरी ब्रीच का कॉन्सेप्ट है ये कि डिफेंस है कि मेरा ब्रीच की वजह तुम्हारा फलां फलां एक्ट था, वो फैक्चुअल मैटर्स आ जाते हैं। फिर इस ये फैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट में ये आई एक्सेप्ट कि यहाँ लीव का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ये उतना सिंपल, उतना आसान नहीं होगा लीव को रिफ्यूज़ करना जितना बैंकिंग में होता है। बैंकिंग में ट्रांजैक्शन बड़ी सिंपल सी होती है, मतलब अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री ट्रेल पूरी है तो आप लीव रिफ्यूज़ कर दोगे, यहाँ पे उससे कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए मेरी ये सजेशन थी कि आप अगर एग्रीमेंट की बेसिक चीज़ों को ले आए, रजिस्ट्रेशन वाला ले आए, तो एटलीस्ट वो डिनाइल ऑफ एग्रीमेंट वाले आपसे आप निकल जाएंगे। देखें उसकी वजह ये है, वो एक प्रोविजन इसमें भी है, सिर्फ एक डिस्प्यूटेड, एक प्राइमा फेशियाई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन काफ़ी नहीं है। लीव ग्रांट आप कब करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ विल नॉट entitle a person to grant of law. The question shall be, one, it should be a substantial question of fact or law, और दूसरा एक और डिटर्मिनेशन, पहले आपने ये फैक्ट डिटर्मिन करने हैं कि इज़ इट अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ। नंबर 2 डिटर्मिनेशन आपकी ये होनी है कि क्या इन दो क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ को डिटर्मिन करने के लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत है या नहीं। अगर एक क्वेश्चन चाहे वो सब्सटेंशियल भी हो, एविडेंस रिक्वायर नहीं करता और प्योरली अब लीगल क्वेश्चन है, और वो आप बगैर एविडेंस के डिसाइड कर सकते हैं, तो लीव ग्रांट की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसी में डिसाइड कर दें और डिटरमिन। फॉर एग्जांपल कल एक बैंकिंग कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है, वो बैंकिंग कोर्ट ने लीव ग्रांट की ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन एंड साइमल्टेनियसली उसी ऑर्डर के ज़रिए सूट भी डिसमिस कर दिया। राइटली सो, बिकॉज उसने किया ये कि जी लीव ग्रांट कर रहा हूँ मैं ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन, and on the face of it suit is 7 years time barred, इसलिए I'm dismissing it also. So it can do, अगर आप समझते हैं कि एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं, आप उसी वक्त डिसाइड कर दें केस, even if it is a question, substantial question. देखिए लॉयर की तरफ से, लॉयर तो हर सब कुछ ही जनरेट कर देंगे लेकिन आपने देखना ये है कि फैक्चुअल को, और इसमें आपको बैंकिंग कोर्ट से 2 एडिशनल पावर्स ज़्यादा दी हुई हैं वाइल डिटर्मिनिंग द लीव एप्लीकेशन। आप लोगों में से लॉ तो सारों ने पढ़ लिया होगा, उसमें 2 पावर्स आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लीव के बारे में। सेक्शन 8 आप लोग अगर आपके पास हैं किसी के पास तो आप देख लें, और उसका सेक्शन 5, 6 एंड 7 पढ़ लें। ये इससे पहले किसी बैंकिंग कोर्ट्स में भी नहीं था, और मेरा ख्याल है रेंट ट्राइब्यूनल्स के केस में भी नहीं है ये प्रोविजंस आपके पास।
15 दिन में आपने ऑर्डर 10, 11 एंड 12 की कार्रवाई करनी है इसमें। ये पावर बैंकिंग कोर्ट के पास नहीं है, ये पावर मेरा ख्याल है रेंट ट्राइब्यूनल के पास भी नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपकी डिटर्मिनेशन के लिए तो ये है ना प्रोविजन। फिर आप सब सेक्शन 6 में सीपीसी में है, अब आपने मतलब ये कि लेकिन सीपीसी में आप ये प्रोविजन करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रायल, सारी चीज़ें ट्रायल से पहले। यहाँ आपने लीव डिसीजन करते वक्त से पहले ये करने हैं। फिर आप 6 देखेंगे तो उसमें बाज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड भी आप मंगा के देख सकते हैं। नहीं वो भी डेट, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने लीव ग्रांटे वक्त से पहले देख लेनी है। मतलब आप समझते हैं उसने एक फैक्चुअल बात रीज की रिगार्डिंग सम ऑफिशियल रिकॉर्ड, आपने ऑफिशियल रिकॉर्ड मंगा के देखा और आपने कहा नहीं ये तो बात ही गलत। उसने कहा कि जी ये डॉक्यूमेंट तो फ़लाँ रजिस्ट्रार के पास एग्जिस्ट ही नहीं करता या फ़लाँ डॉक्यूमेंट है ही नहीं। आपने मंगा के देखा रिकॉर्ड और आपने कहा कि नहीं ये एग्जिस्ट करता है, तुम्हारी लीव के ग्राउंड नहीं बनती, इट्स रिफ्यूज। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो उससे आगे। बाकी यस आई एग्री कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिसमें आप 100% श्योरिटी से कर सकते हो कोई भी बात, लेकिन इस लॉ को डेवलप होते होते कुछ टाइम लगेगा। बैंकिंग में भी हमने बहुत कुछ सीखा ओवर अ टाइम। अगर आप 1979 का लॉ देखें, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हमने 84 में बैंकिंग ट्राइब्यूनल से किया, फिर 97 में किया, फिर 2001 तक किया। हाँ इसमें है, इसमें क्योंकि ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में जैसा मैंने कहा कि टाइम इज एसेंस, टाइम सेंसिटिव होते हैं। बिकॉज अगर मैं आपसे ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मैंने आपसे ट्रांजैक्शन की बेसिस पे आगे भी कुछ ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। अगर आपने अपनी ट्रांजैक्शन मेरे साथ पूरी नहीं की वक्त पे तो जो मैंने आगे ट्रांजैक्शन की हुई हैं वो भी फेल हो जाएंगी। एंड मैं शायद आप शायद उससे निकल जाएं लेकिन मैं नहीं निकल सकूंगा। सर हमारे यहाँ लोग जब वादा कर रहे होते हैं उसको पहले दिन ही पता होता है कि मैंने इसको फुलफिल नहीं करना। ये तो इशू नहीं समझते, कहते बस ये महीना एक माह गुजारो। देखें ये दुरुस्त बात है। दो चीज़ें हमारी में, एक सोसाइटी में जनरल जैसे ये इन्होंने बात किया और दूसरा हम वकीलों की सबसे बड़ी बात कि हमारा जो 90% केस होते हैं ना वो स्टे पे चलते हैं। हमने इंटरम रिलीफ ले लिया, थैंक यू वेरी मच, हमारी फीस हलाल होगी एंड नाउ केस कैन गो 20। दुनिया में आप देखें मतलब बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, वो केस का सूट का नाम ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि किसी ने स्टे लगवा दिया, स्टे रखवा दिया, अब स्टे उठ गया तो अब मेरा क्या मसला। दे डोंट नो इट इज मेयर एन। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमारी उसका हल है एक, लिटिगेशन बड़ी आसानी से कम हो जाती थी, कमर्शियल लिटिगेशन भी। आप कॉस्ट का सिस्टम प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराएं इस मुल्क में। कॉस्ट का सिस्टम जो है ना, कॉस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात। 1 लाख तो वैसे ही कम है नहीं, आप डालते नहीं है ना। अब देखें ना, मैं आपको सिंपल एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, कसूर उसका ही था वैसे, उसने आर्बिट्रेशन में वो नहीं किया, अब दूसरी पार्टी बाहर की थी, उस बेचारे को गुड्स भी सप्लाई नहीं की वक्त पे, उसका जो लॉस हो, उसने आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक कर ली, वो चलती रही। हम ताबून ही नहीं कर रहे थे कि हम आराम से यहाँ बैठे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लंदन में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो रही है। शुक्र है अब आर्बिट्रेशन का निज़ाम भी हमारा थोड़ा सा, ये फॉरेन आर्बिटर अवार्ड की वजह से हाई कोर्ट में होता है और ज़रा तेज़ हो जाता है रिलेटिवली, और उसके जो ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज हैं वो इतने लिमिटेड हो गए हैं कि वो ऑलमोस्ट आपकी ऑब्जेक्शन जो है वो डिसमिस ही हो जाती हैं, बिकॉज वो आपने लिंक कर दिया विद
न्यूयॉर्क कन्वेंशन आर्टिकल 5 के साथ, दे आर सो लिमिटेड। खैर हमने उसके उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को यहाँ पे एक सिविल सूट में चैलेंज कर दिया। ताहिर हमें स्टे भी मिल गया, वो बेचारा कहाँ उसने वो करना था। उसने एक हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ यूरोप वाला में एक एंटी सूट भी होता है कि आप एंटी सूट इंजंक्शन ले लें कि आपका सूट प्रोसीड नहीं करेगा इन अनदर कंट्री। उसने वहाँ एंटी सूट फाइल कर दिया, उसमें उसको स्टे मिल गया। खैर हमने यहाँ सूट विड्रॉ कर लिया। कैन यू इमेजिन हाउ मच कॉस्ट हमें पड़ी उस ये सारे ड्रामे की जो हमने किया। $6 लाख के क्लेम के अगेंस्ट हमें $1,20,000 की कॉस्ट पे करनी पड़ी। मतलब आप $6 लाख का क्लेम दे देते, अब हम $7,20,000 का क्लेम और वो मशीन चल रही है वो $7,20,000 बनवा लिया हमने अपनी एफिशिएंसी में। वो मतलब बिकॉज क्लाइंट का कोई नहीं होता, हम जो मर्जी एडवाइस करें वो सोच रहा होता है। इस जब तक आप कॉस्ट को इस लेवल पे नहीं ले जाएंगे कि अगले को लिटिगेशन के लिए जाते हुए डर लगे। सर नहीं वो देखिए हमारा मसला है, हमारा जब तक हम अपने आर्बिट्रेशन सिस्टम को उस लेवल पे या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को उस लेवल पे नहीं लेकर आएंगे जिस लेवल पे दुनिया भर में है। देखिए दुनिया भर में आज आपने फाइल किया है, 1 साल का टाइम होता है, लेकिन 1 साल बाद वो हो जाता है। एंड 99 और उसके कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि एक पार्टी जो पार्टी समझती है कि अल्टीमेटली मैंने हारना है, वो आराम से सरेंडर कर देती। आप अपने मुल्क में ही देख लें ना, नेशनल लेवल पे ही देख लें, आपके ख़िलाफ़ जो अवार्ड्स हैं जिन्हें हमने बड़े आराम से इग्नोर कर दिया हुआ था कि इसमें तो कुछ होता नहीं, रेकॉर्डिक है या पावर है, हमने क्या है $6 बिलियन के कॉस्ट लगवा ली है अपने मुल्क में। हम वो PIA वाला केस ज़रूर जीत गए, लेकिन अवार्ड वहीं का वहीं खड़ा है वो भी केस इसलिए हम जीत गए कि उन्होंने कहा कि जी PIA एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर 2 सेपरेट एंटिटीज़, यू कैन नॉट गो आफ्टर PIA फॉर दैट पर्पज, लेकिन दैट्स अनदर थिंग। दिस इज़ वन अवार्ड। आपने कॉन्स्टेंटली अवार्ड लेके अभी हाई कोर्ट में ही आपके मेरे ख्याल से 6 या 7 अवार्ड फॉर इन्फोर्समेंट पड़े हुए हैं यहाँ पे, और वो भी क्योंकि आप वो भी जल्दी फैसले हो जाते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अनलेस आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को इतना डेवलप कर देंगे कि वो और लिटिगेशन इतनी महंगी कर देंगे कि आपको सोचना पड़े, तो अब वही बात है कि आप अपने हर कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाएं। ओरल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाना चाहिए आपकी उससे, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए कि आपकी ओरल ट्रांजैक्शन हो सकती है। ओरल ट्रांजैक्शन को आई विल गो स्टेप अहेड, मैं तो कहूँगा कि ओरल ट्रांजैक्शन को क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए। नहीं, लिटिगेशन देखें, लिटिगेशन दुनिया में हर जगह है, लेकिन लिटिगेशन जो करने जाता है उसको पता होता है कि मेरा एटलीस्ट 50% से ज़्यादा चांस है जो मैं जा रहा हूँ और मैं कॉस्ट बेयर कर सकता हूँ। आप कंपनीज को बाहर US वारा में सू करें, ये लगे ना हमारी गलती है, तो सेकेंड डे वो आपके साथ आके कहेंगे कि जी लेना क्या बताओ और खुदा हाफिज़, पकड़ो और लेके चले जाओ। जो लिटिगेशन चलती है वो वही होती है जिसमें दोनों पार्टीज बड़ी फर्म होती हैं कि जी हमारे जीतने का चांस है, या 50-50 चांस होता है। लेकिन हमारे तो देखें, आप लोगों की कोर्ट्स तो छोड़ ही देना, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनकी पेंडेंसी देख लें।
Supreme Court has a pendency of 42,000 cases at this time. जून का महीना, यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट will have a pendency after June of 0. They hear 72 cases in a year. We hear 72 cases in a day, if not more. सिस्टम नहीं, एक उन्होंने सिस्टम में आसानियाँ भी बहुत कर ली हैं. लंबी लंबी जजमेंट्स, हेयरिंग्स ख़त्म कर दी गई हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस आर डिसाइडेड ऑन रिटन आर्ग्यूमेंट्स. यूएस सुप्रीम कोर्ट में हर साल 7,200 से ऊपर केस फाइल होता है. सुनते कितने? 72. और डिस्पोजल क्या होता है? वो उन जो अपील होती है उसको वो सरशरारी कहते हैं, कि एप्लीकेशन फॉर सरशरारी, ग्रांट, लीव टू अपील जो है. लीव, जब सरशरारी ग्रांटेड का मतलब होता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट वर्बली सुनेगी, मतलब ओरल आर्ग्यूमेंट. ओरल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है 15 मिनट तुम्हारे, 15 मिनट मेरे, इससे ज़्यादा नहीं. जब 14वें मिनट में पहुंचता है तो रेड लाइट जल जाती है कि 1 मिनट रह गया. और मिड सेंटेंस में भी आपको छोड़ना पड़ता है. खैर, वो ये अपनी जगह. अक्सर केसेस ये होते हैं, सरशरारी डिनाइड 2 लफ्ज़, उसके नीचे 400 केसों की लिस्ट, फारिग, नो रीज़न. फिर ये कि लेकिन खैर आप देखें ना, आपके मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में 42 है. आप लोगों का तो मतलब रहम आता है कि मुझे कि ये कोर्ट्स किस तरह. नहीं, जज को तो आई एम सॉरी टू से हम लोगों ने नहीं, वकीलों ने नहीं असर्ट करने के काबिल छोड़ा. आप हमारे खिलाफ फैसला करके देखें आपके साथ होता कि आपको पता है खुद. और कसूर, मतलब मैं मानता हूँ, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि कसूर हमारा ये है कि, और हुकूमत का भी कसूर ये है कि आपने वकीलों की रेगुलेशन, ये ऑफ द टॉपिक है बट वकीलों की रेगुलेशन वकीलों को दी हुई है. वकीलों की रेगुलेशन अगर आप दुनिया भर में, बल्कि पाकिस्तान में भी, सवाए इस प्रोफेशन के, आप मुझे बताएं कौन से बिजनेस, कौन से प्रोफेशन की रेगुलेशन उस प्रोफेशन के हाथ में ही होती है. ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है. इसे कमर्शियल टर्म्स में रेगुलेटरी कैप्चर भी कहा जाता है कि जहाँ रेगुलेटर को रेगुलेट होने वाले ने कैप्चर कर लिया हो. तो हम कैप्चर किया हुआ है हमने, और आप हमारे खिलाफ फैसला नहीं कर सकते. आप वकील को कुछ कह नहीं सकते. कॉस्ट डाल देंगे तो हड़तालें, और आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वकील वहीं का वहीं रह जाएगा. आप फैसले करने पड़ेंगे, इसीलिए नहीं, आपको देखें, ये एक लॉ है, आपको 10 लॉज और इस किस्म के बनाने पड़ेंगे. आपको लॉयर प्रोफेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको एक कोई तमीज़ के दायरे में लाना चाहिए. सॉरी, मैं अपने ही प्रोफेशन के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन तमीज़ के दायरे में लाना पड़ेगा. जज, जब मैं आया था 94 में, उस वक्त हालात ये नहीं थे. ये हमारी एक जो लॉयर्स मूवमेंट थे उसके तोहफे में से बहुत सारे तोहफा ये भी है. ये हालात नहीं थे. सिविल जज हो या कोई भी जज हो, मेरे व्यू में जज इज़ अ जज. जब मैं उसकी कोर्ट में खड़ा हूँ तो मेरे लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज में और सिविल कोर्ट के जज में या इवन एक मैजिस्ट्रेट में कोई फ़र्क नहीं. मुझे उतना ही रिस्पेक्टफुल उस मैजिस्ट्रेट के साथ होना है जितना रिस्पेक्टफुल मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ होता हूँ. नहीं, वो बात ये है ना कि असल में वो हर साल हम जाके वोट भी तो नहीं दे आते हैं ना.
वोट देते वक्त आप ये सोच ले हो कि मैंने ये आदमी मेरी बरादरी का है, ये आदमी मेरा रिश्तेदार है, ये आदमी मेरे पास 6 दफ़ा आया, वो दूसरा 1 दफ़ा भी नहीं आया, चाहे वो दूसरा बेचारा जितना मर्जी कॉम्पिटेंट हो। आप क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहती हूँ? यस, हो जाता अगर उससे ऊपर वाली कोर्ट भी उतना ही सोचती। मैं सॉरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये वर्ड्स कह रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाली कोर्ट भी उसी तरह सोचती। ये आ गया था वक्त, हमारे पास वो वक्त ऐसा नहीं। जुडिशरी ने तो देखे ना, जुडिशरी ने क्या कर दिया? जुडिशरी को आप दे क्या रहे हो? देखें, मैं शायद ज़्यादा मुंह फट हूँ, मैं ट्विटर पे भी हूँ और मैं अपने नाम से सुप्रीम कोर्ट पे भी क्रिटिसाइज़ कर देता हूँ, और सीरियस क्रिटिसाइज। एक जज साहब नाराज़ भी हो गए थे मेरे से, दोस्त हैं, लेकिन वो नाराज़ हो गए थे, उनके सामने मैं पेश भी नहीं होता, नाराज़ भी हो गया क्योंकि मैंने उनकी जजमेंट पे काफ़ी सख्त क्रिटिसिज्म कर दिया था। लेकिन खैर फ़र्क इन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो अगर आप ग्रीवेंसेज हैं तो ये तो ग्रीवेंसेज चलते रहेंगे। आपको मैजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की कोर्ट्स में से हर एक को उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं करते, जब तक आप सिस्टम इस तरह नहीं करते, आपके वो नहीं इसे ठीक। लॉयर्स, जुडिशरी में खराबियां हैं, मैं ये नहीं कहता, बट लॉयर्स भी प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, बल्कि शायद बड़ा हिस्सा है। वो यही कहेंगे यहाँ भी शायद यही होगा, अनलेस देखें अगर ये करना है ना इसको, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लीव रिफ्यूज़ करोगे तो कई वकला गरीब भी होंगे, जाहिर है, कई क्या शायद मेजॉरिटी हो रहे हैं। नहीं, अमेंडमेंट से तो 50 लॉज में रोज़ होती हैं। हाँ, नहीं वो बेहतर होगा, लेकिन हम देखें वो हमारा मसला ये है, वो उन्होंने सही बात कर दी। मैं अगर डिले करना चाहूँगा तो मैं किसी बार वाले को लाके खड़ा कर दूँगा। अच्छा खैर वो हर जगह पे जरूरी है, हर तरफ है, स्टेक होल्डर्स में, लोगों में, डिपार्टमेंट में, इस्लाम में, जजेस में। अगर आपने सफाई करनी है, एवरीवन हैज टू प्ले इट। वो तो ठीक है, मैंने टॉपिक पे तो शायद बात ही हार्डली की है। अच्छा मजा आया बट सिर्फ ये मुश्किल होगा। मैं आपको मतलब कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस केस में लीव वो बैंकिंग की तरह ओपन एंड शट केस नहीं होगा। यस, उस तरह मतलब ये कि बैंकिंग में तो बड़ा कैटेगोरिकल होता है ना कि ABC डॉक्यूमेंट को आपने सीरीज में जोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग आपके पास आएंगे, मेरा ख्याल जिस किस्म की ट्रांजैक्शन कवर्ड है इसमें, और अगर इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया जाए तो शायद आपके लिए मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 70 to 75% केसेस एट लीव स्टेज डिस्पोज अप करना आसान हो जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दें, आप कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दें। अभी तक एक मतलब एज आई वॉज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ दिस, एक बात याद रखें कि ये लॉ प्राइमरीली बना था या जो बनाया गया है वो है गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस के लिए। प्राइमरीली जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए। बाहर जो दूसरी चीज़ें हैं वो और बहुत सारे कमर्शियल जो बाज़ाहिर कमर्शियल निकालते हैं वो
वसन लैंड तो इसमें से वैसे ही एक्सक्लूड कर दी गई है। आपने ये पहले आपने ये देखना है कि कहीं ये फेडरल किसी सब्जेक्ट्स में तो नहीं फॉल करता। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पेटेंट कॉपीराइट्स वाला हैं, यूटिलिटीज़ हैं, गैस है, बिजली है। बिकॉज वो कोर्ट्स जो हैं वो फेडरल सब्जेक्ट हैं, उनकी गैस की तो आप बता ही रहे हैं, तो गैस कोर्ट, गैस की भी अपनी कोर्ट्स बनी हुई हैं, पेटेंट्स वाला की भी अपनी, और मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की अपनी कोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम ही अपना है। वो अभी कोर्ट्स तो शायद नहीं बनी, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है एंड उनका सिस्टम आता है, ओगरा है। कोर्ट्स मुझे नहीं पता, मेरे कोर्ट्स उन्होंने कोई बनाई है वो क्रिमिनल साइड पे बहुत सारे, लेकिन वो बहुत इसमें आपने प्राइमरीली ये लॉ बना था फॉर ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शन इन गुड्स। आई स्टिल व्यू कि इसकी जो आपने पिक्यूनरी जो रिस्ट्रिक्शन रखी है वो बहुत थोड़ी रखी है। क्योंकि ये तो थोड़ी सी ट्रांजैक्शन भी होगी तो 5 लाख तो कुछ भी नहीं है, मतलब इट शुड बी। लेकिन आई थिंक इन माई व्यू आई थिंक देयर इज़ अ डोनर इन्वॉल्व इंटरनेशनल, शायद उसकी डिमांड ये थी कि ये उन्होंने जो रखी हुई थी अपने लिए वो ये रखी हुई थी। ये असल में कोर्ट्स का, आपकी कोर्ट्स का मकसद जो था ना, ये मिड रेंज ट्रांजैक्शंस की बात है, जो मिडल की ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जो बड़ी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो नॉर्मली, मतलब आई हैव नॉट सीन एनी एग्रीमेंट जिसमें आर्बिट्रेशन प्रोवाइडेड नहीं थी। वो नॉर्मली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे जाती है, वो यहाँ आते भी नहीं हैं। वो क्योंकि उन्हें ख़तरा ये होता है, और हमारी कोई पास हिस्ट्री की वजह से उन्हें ये होता है कि यहाँ से निकाल लो।